हेलो एवरीवन, मैं सतीश अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में हम दो प्रकार की आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पहली वे आर्थिक घटनाएं जिनका संबंध एक व्यक्तिगत इकाई से होता है, दूसरी वो जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इन दोनों प्रकार की घटनाओं के आधार पर ही हम अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, एवं दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही विकसित किया। एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बताते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण करने पर व्यक्ति अपनी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। उसके बाद न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने भी व्यक्ति के भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया। इसके बाद जब तीसा की महामंदी आई तो उस समय अर्थशास्त्रियों का ध्यान व्यापक अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर केंद्रित हुआ। प्रोफेसर जेएम कीन्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, 1936 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंतर्गत वो यह बताने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है। प्रोफेसर गोल्डिंग के शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक संगठनों तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित है। इसके बाद हेंडरसन तथा क्वांटन ने अपने मत में कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों व व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन, एक फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा कैसे निश्चित करती है, कीमत का निर्धारण कैसे करती है, इन सब बातों का अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र को मूल सिद्धांत के नाम से भी व्यक्त करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषता हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम एक इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दूसरी विशेषता, एक उपभोक्ता या उत्पादककर्ता अपने उपभोग एवं उत्पादन में परिवर्तन करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग अथवा पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग तथा पूर्ति घटकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मांग के अंतर्गत उपयोगिता, मांग का नियम, मांग की लोच, उपभोक्ता की बचत तथा पूर्ति में फर्म द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के उपयोग से संबंधित सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन हम करते हैं। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर विलास
ने विभिन्न क्षेत्रों में इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं के बारे में चर्चा की है। प्रथम, व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक निर्णय। यह व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों आदि को अपने अपने आर्थिक व्यवहार के संबंध में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उपभोक्ता तथा उत्पादनकर्ता व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रतिस्थापन नियम तथा अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। वस्तु एवं साधन के मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में उपयोग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति के निर्धारक घटकों तथा वक्र की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तु एवं साधन की कीमत निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। सरकारी नीति निर्धारण में प्रयोग। सरकार प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संपन्न करती हैं। वह विभिन्न वस्तुओं और साधनों की अधिकतम एवं न्यूनतम कीमतें निर्धारित करती हैं, जिन सीमाओं में एक उपभोक्ता एवं उत्पादनकर्ता वस्तुओं व साधनों की खरीद एवं बिक्री कर सकते हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित कर नीति अथवा सार्वजनिक व्यय नीति का उपयोग उपभोग, उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण से सहज प्राप्त हो सकती है। आर्थिक कल्याण की जांच करने में उपयोग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा हम यह पता लगाया जा सकता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कितना असंतोष प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप की जा सकती है, जो आर्थिक कल्याण का एक मुख्य संकेतक है। व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहयोग लेना आवश्यक हो जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। इन सीमाओं का इतना व्यापक असर होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली सीमा है, व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं कर सकते। दूसरी, वर्तमान में ऐसी नीतियों का निर्माण करना आवश्यक है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति है, भुगतान संतुलन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, खाद्य समस्या है, इसका हल प्रदान करें। इसके लिए हमें व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता लेनी ही होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करते समय अन्य बातें समान रहने की मान्यता लेकर चलते हैं, जो कि अव्यवहारिक है। यह मान्यता विश्लेषण को सरल तो बना देती है, परंतु विषय की वास्तविकता की अवहेलना करती है। अब हम चर्चा करेंगे समष्टि अथवा व्यापक अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, और व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। प्रोफेसर एक्ले ने व्यापक अर्थशास्त्र की तुलना एक ऐसे वन से की है जिसका निर्माण विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों या वृक्षों से होता है, परंतु व्यापक अर्थशास्त्र में उन वृक्षों रूपी इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि सामूहिक रूप अर्थात संपूर्ण वन में अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अथवा उससे संबंधित बड़े योगों, एग्रीगेट्स एवं औसतों, एवरेजेस का अध्ययन करता है। इसकी विशेषता है, पहली विशेषता है व्यापक अर्थशास्त्र में समष्टि इकाइयों जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, जनरल प्राइस लेवल जब का अध्ययन किया जाता है, जब व्यष्टि इकाइयों को स्थिर मान लिया जाता है। सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के सामान्य प्रभावों का अध्ययन तो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र माना जाता है, परंतु यह नहीं देखा जाता कि नीतियों का किसी एक उपभोक्ता या उत्पादनकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि नीतियों से समाज का कल्याण होता है तो यह मान लिया जाता है कि उस समाज में उपस्थित सभी इकाइयों का कल्याण हो रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि समष्टिगत मात्राएँ व्यक्तिगत मात्राओं के योग से कहीं अधिक होती है, क्योंकि इनमें एक इकाई का हित अथवा अहित नहीं देखा जाता, बल्कि संपूर्ण समाज का हित देखा जाता है। समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध होती हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के साम्य स्तर में भी परिवर्तन होंगे।
हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि यदि एक देश अपने विनियोग में वृद्धि करता है तो उसके गुणक प्रभाव से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप कुल रोजगार, उपभोग, विदेशी व्यापार आदि में भी गुणक प्रभाव से परिवर्तन होगा। धन्यवाद।